नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये एडिटोरियल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन बॉर्डर स्टैंड ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड रिफ्यूजी क्राइसिस, हिंदू अखबार में आया है। लिखा है कृष्णन श्रीनिवासन ने। ये भूतपूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये एडिटोरियल हमने इसलिए लिया है ताकि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चल रहे कई घटनाक्रमों का इसमें जिक्र हुआ है, हालिया घटनाक्रमों का भी और उनके पीछे के इतिहास का भी। इससे हमारी समझ इन कई मसलों को लेकर बढ़ेगी। आखिरी में हम देखेंगे कि कुछ डेफिनेटिव आंसर्स हमें इस एडिटोरियल में नहीं मिलते हैं, वो कभी बाद में मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये जानना महत्वपूर्ण है कि कृष्णन श्रीनिवासन साहब का क्या आइडिया है आज के परिदृश्य को लेके, यूरोपियन रिफ्यूजी क्राइसिस जो आया हुआ है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। शुरुआत में श्रीनिवासन साहब बात करते हैं कि जो हालिया रिफ्यूजी क्राइसिस है कहाँ पर है। बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर पर जो क्राइसिस शुरू हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। तो ये कहते हैं कि उस क्राइसिस में कई पार्टीज इन्वॉल्व हैं। यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व है, पोलैंड इन्वॉल्व है, बेलारूस इन्वॉल्व है, अमेरिका, रशिया और यूक्रेन भी इन्वॉल्व है। ये सब कैसे इन्वॉल्व हो गए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद वो बताते हैं कि बेलारूस जो इन दो स्टेक होल्डर्स में से, बेलारूस और पॉलिश बॉर्डर क्राइसिस भी है ये, क्योंकि तो उनमें से एक स्टेक होल्डर जो है बेलारूस, उसके साथ क्या समस्या है, क्या बातें हैं जिसके चलते वो एक स्टेक होल्डर है इस पूरी समस्या में। इसके बाद से हम आएंगे कि यूरोपियन यूनियन का इस क्राइसिस को लेकर क्या रवैया रहा है, क्योंकि जो पोलैंड है, जो दूसरा स्टेक होल्डर है, वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है इस पूरे क्राइसिस में यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन का उसमें क्या रोल रहा है अब तक। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कैसे अमेरिका और रूस और नेटो, जो एक अलायंस है अमेरिकी और यूरोपीय देशों का मुख्यतः, वो कैसे इस पूरे क्राइसिस में शामिल है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा पोलैंड और यूरोपियन यूनियन और रूस उठाना चाह रहे हैं, अमेरिका उठाना चाह रहे हैं, यानी अलग अलग देशों के क्या डोमेस्टिक और क्या अंतर्राष्ट्रीय पहलू इस पूरे क्राइसिस में सामने आ रहे हैं, उसको हम जानेंगे और इन सब से हमारी समझ भी बढ़ेगी। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे ये एक लोकलाइज्ड डिस्प्यूट जो है, यूरोप के सुदूर हिस्से में घट रहा डिस्प्यूट है, उसकी गूंज हमने भी कभी सुनी हुई है और इसके वाइडर ह्यूमन राइट्स को लेकर, रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर क्या इसके रेमिफिकेशंस हैं, इसके क्या प्रभाव होंगे, इस इशू के कंक्लूजन में हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में श्रीनिवासन साहब कहते हैं कि हजारों असाइलम सीकर्स इस समय बॉर्डर पर हैं। किसके बॉर्डर पर? बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर। आप यहाँ देख सकते हैं। आप पूछेंगे ये रिफ्यूजी कौन है? ये रिफ्यूजी अलग अलग देशों से, वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों से, वेस्ट एशिया का यहाँ पे नाम लिया गया है। इसी को कभी कभी मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं सेम इलाके को कभी मिडिल ईस्ट और कभी वेस्ट एशिया क्यों कहते हैं? वेस्ट एशिया भारत अपने नज़रिए से कह रहा है, हमारे पश्चिम में पड़ने वाले एशिया का भाग, इराक, ईरान, कुवैत, ये सब वेस्ट एशिया में पड़ता है। मिडिल ईस्ट जो जियोपॉलिटिकल टर्म है, वो अमेरिका के लिहाज से है, अमेरिका के पूरब में पड़ने वाला, मध्य पूर्व में पड़ने वाला मिडिल ईस्ट, तो इसलिए वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में हम जानते हैं डिस्टर्बेंस आए हुए हैं कई। ईरान तो नहीं, इराक से बहुत सारे रिफ्यूजी भागकर शरण की तलाश में रहे हैं अलग अलग जगहों पे। तो वो रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से और उन सब देशों की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिन्स्क जाती हैं। मिन्स्क क्या है? बेलारूस की राजधानी। तो फ्लाइट से ये ज़्यादातर लोग मध्य पूर्व से या वेस्ट एशिया से, पश्चिमी एशिया से पहुंच गए हैं। कहाँ पे? बेलारूस, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। और वहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं? पोलैंड के बॉर्डर पर। अब पोलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन जो यूरोपीय देशों का एक समूह है, जिससे हालिया में ब्रिटेन ने एग्जिट किया, ब्रेग्जिट हो गया उसके बाद, तो ब्रिटेन अब उसका हिस्सा नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन में तो यूरोप के बहुत सारे देश शामिल हैं, और एक बार आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में आ जाते हैं तो उसके बाद इंटरनल बॉर्डर्स लगभग ना के बराबर हैं। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन को बड़ा खतरा है कि अगर ये पोलैंड में आ जाते हैं ये रिफ्यूजीज, तो किसी भी देश में आ सकते हैं। ये खतरा क्यों है? रिफ्यूजीज ही तो हैं, क्या उनको परमिशन नहीं होनी चाहिए? ये हम आगे देखेंगे। बट बहरहाल इस समय वो पोलैंड बेलारूस के बॉर्डर पर है। इल्ज़ाम क्या है कि बेलारूस ने इन लोगों को
बिना वीज़ा के एक तो अपने देश में आने दिया। क्यों आने दिया? ताकि ये लोग बॉर्डर पर जमावड़ा लगा सकें, पोलैंड में एंट्री कर सकें। यह आरोप कौन लगाता है? यूरोपियन यूनियन लगाता है। अब यूरोपियन यूनियन का एक्सटर्नल बॉर्डर जो है, जैसा कि हमने देखा पोलैंड वाला, यह इकलौती लाइन ऑफ डिफेंस है माइग्रेंट्स के खिलाफ। एक बार माइग्रेंट्स यहाँ एंटर कर गए तो पूरे यूरोप में वो किसी भी देश में जा सकते हैं। तो इसके चलते क्राइसिस हो गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि बेलारूस ने ये जानबूझकर किया है। क्यों किया है अभी हम जानेंगे, क्यों ऐसा, यूरोपियन यूनियन का क्या मानना है कि ऐसा क्यों किया है। बट इस क्राइसिस में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं। यूरोपियन यूनियन, पोलैंड और बेलारूस तो है ही, अब यूक्रेन और रशिया भी आ गए हैं, उसके बाद जर्मनी और अमेरिका भी आ गए हैं। ये सब पार्टी इन्वॉल्व हो गई हैं और केवल अपने फॉरेन अफेयर्स की वजह से नहीं हुई हैं, विदेशी आउटलुक की वजह से नहीं हुई हैं, विदेशी अफेयर्स वाले आउटलुक की वजह से नहीं हुई हैं। कुछ डोमेस्टिक कारण भी हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत बेलारूस से। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनको यूरोप का आखिरी डिक्टेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 6 टर्म्स से राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं और जब ये 6वीं बार चुने गए तो कहा गया कि इलेक्शंस में बड़ी धांधली हुई है, उसके बाद ये चुने गए। तो ऐसे में यूरोप के दूसरे नेशन से, दूसरे देशों से इनकी बहुत बनती नहीं है। दूसरा, क्योंकि बेलारूस रूस के साथ अपना बॉर्डर भी साझा करता है, तो ऐसे में यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन देश और अमेरिका का जो एक मिलिट्री अलायंस है जिसका नाम है नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस जो है, नेटो जो है, तो इस अलायंस के खिलाफ रूस मानता है कि नेटो धीरे धीरे हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है, रूस के बॉर्डर के पास आ रहा है। तो बेलारूस जो है वो नेटो के खिलाफ एक प्रकार से रूस का फ्रंटियर है। तो इस गेम में एक तरीके से बेलारूस इस समय रूस का क्लाइंट स्टेट माना जाता है। माना जाता है का मतलब, जैसे कोई मान ले कि नेपाल, भूटान भारत के क्लाइंट स्टेट है कि नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कोई मान सकता है क्योंकि वो बहुत अधिक निर्भर है भारत पर। तो ऐसे में ये लुकाशेंको के साथ यूरोपियन यूनियन की बनती नहीं है और रूस मानता है कि बेलारूस उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस के मानने से बेलारूस के साथ उसके संबंध बहुत ही अच्छे हैं। हालिया समय में ऐसा कई जगहों पे देखा गया है, जैसे चाइना का क्लाइंट स्टेट माना जाता है नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाइंट स्टेट माना जाता है हाइती, लेकिन फिर भी कई बार ये आंखें दिखा देते हैं। श्रीनिवासन साहब इशारा करते हैं कि भारत के नज़दीक में भी तो ऐसा कई बार होता ही है। ये इशारा नेपाल की तरफ भी हो सकता है, बांग्लादेश की तरफ भी हो सकता है, कि कई बार अपने राष्ट्र के हितों के लिए ये देश अपने से बड़े देशों को भी आंखें दिखा देते हैं। उसी तरीके से बेलारूस जो है वो रूस को भी आंखें दिखा देता है कभी कभी। जैसे कि एक पाइपलाइन है जो रूस की गैस को ट्रांसपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन तक, ये जाती है बेलारूस से होके। हाल ही में बेलारूस ने धमकी दे दी कि रूस की गैस को हम यूरोप में नहीं जाने देंगे। ये मामला तब सुलझा जब रूस ने थोड़ा सा अपना जोर लगाया डिप्लोमेटिक स्तर पर ही, तभी बेलारूस संभला। लेकिन ये रिलेशंस इतने भी साफ नहीं हैं। लुकाशेंको साहब क्या कहते हैं, जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं कि हमने नहीं बुलाया बेलारूस में माइग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स आए हैं, रिफ्यूजी आए हैं और वो जहां जाना चाहते हैं, हम तो बस इतना कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आप जहां जाना चाहते हो जाओ, वो यूरोपियन यूनियन जाना चाहते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति को पता है कि 2015 में जब इस तरह का क्राइसिस आया था, टर्की से और लीबिया के रास्ते बहुत सारे लोग जब यहाँ पे एंटर करना चाहते थे, यूरोप में एंटर करना चाहते थे, तो यूरोपियन यूनियन ने कई तरह के इंसेंटिव्स दिए थे लीबिया को, टर्की को, ताकि इस जो इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है रेफ्यूजीज़ का यूरोप में, उसको रोका जा सके। बेलारूस उम्मीद कर रहा था कि हम पर जो तमाम सैंक्शंस लगे हैं 6वें इलेक्शन के बाद से, उन सैंक्शंस में कुछ राहत मिल सके इसी बहाने। अभी तक तो वो मामला सुलझता प्रतीत हो नहीं रहा। इसके अलावा पश्चिम और इवन पूर्वी यूरोप के, ध्यान दीजिएगा बेलारूस जो है वो पूर्वी यूरोप में पड़ता है। पश्चिमी यूरोप की ही छवि है जो यूरोप की छवि मानी जाती है, यानी धनाढ्य संपन्न देश, क्योंकि पूर्वी यूरोप के कई देश हैं जो गरीब हैं, उतने धनाढ्य नहीं है जितना यूरोप के आमतौर पर देश माने जाते हैं। बहरहाल पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के कई देश कहते हैं कि इस पूरी खुराफात के पीछे मॉस्को का हाथ है। मॉस्को का हाथ क्यों है? क्योंकि मॉस्को यूक्रेन पर हमला करना चाहता है।
अब एक नई कहानी शुरू हो गई। यूक्रेन के साथ मॉस्को की पुरानी, यूक्रेन अगेन रूस का एक पड़ोसी देश है और उनकी एक अलग कहानी रही है। अलग कहानी कैसे रही है? यूक्रेन के कई हिस्से हैं जहाँ पे रूस का कल्चरल प्रभाव है। कल्चरल प्रभाव यानी वहाँ के लोगों का रहन सहन जो है वो अपने पड़ोसी रूस के लोगों के साथ मिलता जुलता है। तो उसी में से एक क्षेत्र था क्रीमिया, उस पर कुछ समय पहले रूस ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया ऐसा एक पक्ष कहता है, अमेरिकी और यूरोपियन पक्ष कहता है, यूक्रेनियन पक्ष कहता है। रूस क्या कहता है? ये पार्ट हमारे यहाँ शामिल हो गया, रेफरेंडम के माध्यम से हो गया। बट बहरहाल ये लड़ाई है यूक्रेन और रूस की। ये लड़ाई दूसरे प्रांतों में भी है, हम उनकी चर्चा आगे करेंगे। बट अब कहा जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर बड़े सैनिक तैनात कर दिए हैं। ये हमला करने की शुरुआत है और उसी के लिए दूसरा प्रेशर बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन पर उकसाया है बेलारूस को रूस ने ही। तो ये एक और कहानी आ गई। हालांकि ये एडिटोरियल क्लेम करता है कि इस बात में ज़्यादा दम प्रतीत नहीं होता कि रूस ऐसा क्यों करेगा, स्पेशली जब नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बात चल रही है। तो हम यहाँ जान लेते हैं, हमारे काम की बात है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? एक गैस पाइपलाइन है, रूस से जर्मनी तक गैस सप्लाई करेगी और ये बेलारूस को बाईपास करके है ताकि इसका भविष्य में कोई संकट ना रहे। तो ऐसे व्यापारिक चीज़ों पर जब ध्यान दे रहा है रूस, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो जर्मनी के साथ, यूरोप के साथ अपने संबंध इस समय क्यों खराब करना चाहेगा। एडिटोरियल इशारा करता है कि इसमें तो अमेरिका का हित हो सकता है कि वो रूस को ऐसे एक्शन लेने पर बाध्य करे ताकि उसका जो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है नॉर्ड स्ट्रीम 2 का, वो बाधित हो, यूरोपियन यूनियन से उसके संबंध बाधित हो। तो इसका इस पे आगे बढ़ते हुए एडिटोरियल कहता है कि यूक्रेन ने, अब हमने कहा कि यूक्रेन इस कहानी में कहाँ से आया था? यूक्रेन और रूस की नहीं बनती है, पुराना इतिहास रहा है क्रीमिया को लेकर। तो यूक्रेन ने हाल ही में अपना रास्ता बदल लिया है। बीच में वो कह रहा था कि हमें रूस से कोई डर नहीं है, इस समय हमले के आसार नहीं है। हाल ही में रूस ने नेटो के उस क्लेम को स्वीकार किया है, दोहराना शुरू कर दिया है कि रूस हम पर हमला करने वाला है। अब रूस के भी कुछ शिकायतें हैं। रूस की शिकायतें क्या हैं कि 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। कौन से इलाके में? डॉनबस इलाके में, यूक्रेन के। वो यूक्रेन का ऐसा इलाका है जो स्वयंभू है एक तरीके से, वहाँ पर अपनी एक सरकार है जो चलती है और रूस, यूक्रेन और वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव में ये एग्रीमेंट हुआ था कि कई सुधार किए जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों की जो चिंताएं हैं, और उस इलाके पर भी रूस का अच्छा खासा प्रभुत्व है, तो माना ये गया था कि कई सुधार करेगा यूक्रेन ताकि वहाँ के लोगों को कोई शिकायतें ना रहें। लेकिन माना जा रहा है कि कीव यानी यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मिन्स्क एग्रीमेंट को फॉलो करने में। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में डोनबास के लोगों को अलाउ किया कि वो रशियन सिटीजनशिप ले सकें, रूस की नागरिकता ले सकें। इससे डर क्या है कि डोनबास का भी वही हाल होगा जो यूक्रेन के पूरब यानी कि क्रीमिया का हुआ था, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से क्रीमिया का हुआ था, कि वो भी धीरे धीरे एक प्रकार से रूस का हिस्सा ही बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वॉर्सो का स्ट्रेंथ क्या है इसमें। वॉर्सो जिससे हमने बात की, जिसके बारे में हमने बात की कि बेलारूस और वॉर्सो के बॉर्डर पर ही, बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर ही तो सारी खटपट चल रही है। वॉर्सो का स्ट्रेंथ क्या है? वॉर्सो यानी पोलैंड कह रहा है बड़ी मासूमियत से कि भाई हम तो विक्टिम हैं बेलारूस और रूस की साजिश के। लेकिन क्या सच में ऐसा है? एडिटोरियल कहता है कि ये क्राइसिस उसके लिए भगवान का भेजा हुआ तोहफा बनकर आया है। क्यों? क्योंकि हाल ही में पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल ने, वहां पर एक ट्राइब्यूनल बना, संवैधानिक ट्राइब्यूनल बना, उसने कहा कि यूरोपियन यूनियन के जो कई नियम हैं ये हमारे विचारधारा से, हमारे देश की सभ्यता से मैच नहीं करते, हम यूरोपियन यूनियन के नियमों को मानने से इनकार करते हैं। कौन से नियम हैं हम जानेंगे, बट महत्वपूर्ण क्या है कि पोलैंड तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उसको यूरोपियन यूनियन के जो साझा नियम हैं वो मानने चाहिए। लेकिन एक दरार आ गई यूरोपियन यूनियन और पोलैंड के रिश्तों में। तो ऐसे में पोलैंड के लिए ये भगवान का भेजा तोहफा है कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ अपने संबंध सुधार सकता है। वापस लौटते हैं, दरार क्यों आई? यूरोपियन यूनियन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े लिबरल माने जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके, जेंडर आइडेंटिटी यानी लैंगिक पहचान को लेके, सेक्सुअल पहचान को लेके। जबकि जो पोलैंड की जो राजनीति है उसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कोट अनकोट ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जिसको आम भाषा में पारंपरिक वैल्यूज़ कहा जाता है, हालांकि पारंपरिक कुछ होता नहीं है, होता क्या है, होमोफोबिक होता है, नफरत होती है होमोसेक्सुअल लोगों से,
नफरत होती है LGBT लोगों से, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एक पूरा स्पेक्ट्रम माना जाता है। ये एक नई समझ है जो सेक्सुअलिटी को लेके पूरे विश्व में डेवलप हो रही है। कुछ देशों में ये थोड़ी कम है, कुछ देशों में ये बेहतर है। पोलैंड वो है जहाँ पर ये कम है। तो ये अपने देश को LGBT फ्री जोन डिक्लेयर करता है। वो ये भी कहता है कि महिलाओं को अबॉर्शन का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह की तमाम बातें पोलैंड में होती रही है। चौंकिए मत, यूरोप में भी ये सब बातें होती हैं। भ्रम है जो कई भ्रम है कि यूरोप पूरा लिबरल और विकसित समाज है, ऐसा है नहीं, वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा पोलैंड में जर्नलिस्ट पर बैन लगाया गया है, NGO पर बैन लगाया गया है बॉर्डर के 3 किलोमीटर तक आने से पहले। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने उन पर बहुत आरोप लगाए हैं कि वहाँ पे मानवाधिकार का सम्मान नहीं होता। और काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी आरोप लगाए हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है? बेसिकली मुख्यतः यूरोपीय देशों का, हालांकि कुछ दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं, जहाँ पे जो यूरोप के तो नहीं है जैसे आर्मेनिया, लेकिन फिर भी वो इस समूह में शामिल है। लेकिन मुख्यतः 47 यूरोपीय देशों का ये समूह है जो ह्यूमन राइट्स पर विशेष निगाह रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उदय हुआ था, तो वो भी पोलैंड पर इस तरह के आरोप लगाता रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन और पोलैंड क्योंकि एक है कि हमें माइग्रेंट्स को पोलैंड के अंदर एंटर नहीं करने देना है, यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर नहीं करने देना है, तो वॉर्सो को यानी पोलैंड को एक रास्ता मिल गया है कि वो एंटी रशियन रिटोरिक को बढ़ावा दे, नारे लगाए रशिया के खिलाफ और खुद को यूरोप के मसीहा, यूरोप के नाइट, यूरोप के रक्षक के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करे। भले ही उसकी जो एंटी इमिग्रेंट छवि रही है, फार राइट यानी घोर दक्षिणपंथी जो उसकी पहचान रही है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ बैठती नहीं है आराम से। बट फिर भी वही एकता तो है, क्योंकि तमाम इस समय ब्रेग्जिट के बाद की ये बात है, जब एक देश, एक बड़ा देश यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है, तो यूरोपियन यूनियन के सामने भी मौका ये है कि वो साबित करे कि अपने जो मेंबर्स हैं उनके वो पूरे सपोर्ट में खड़ा है। तो देखिए कितनी सारी तहें एक छोटे से इशू में खुल के आ रही हैं वैश्विक परिदृश्य पर। तो फिर पूरा इशू क्या है? कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। पूरा इशू ये है कि ये जो बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर समस्या है, असल में ये वैश्विक रिफ्यूजी समस्या का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है ये केवल बेलारूस और पोलैंड में हुआ। इससे पहले अमेरिका भी तमाम लोगों को अपने यहाँ से वापस भेज चुका है, माइग्रेंट्स को स्वीकार करने से मना कर चुका है। इसी साल ब्रिटेन ने भी अपने यहाँ समुद्री रास्तों से आने वाले लोगों पर बड़ी पाबंदियां लगाई। फ्रांस को भला बुरा कहा कि वो रोक नहीं पा रहा, इतने सारे लोग यहाँ तक पहुँच कैसे जा रहे हैं। उनमें 27 लोगों की डूबने से मृत्यु भी हो गई। तो तमाम मानव त्रासदियां घट रही हैं, वैश्विक स्तर पर एक रिफ्यूजी समस्या है। और बेलारूस पोलैंड की समस्या, पोलैंड की समस्या उसी का एक रूप है, उसी का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। तो अंत में ये एडिटोरियल क्या कहता है कि ये समस्या कुछ देशों तक रुकी नहीं है। इसी प्रकार की एक समस्या 50 साल पहले हुई थी, तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये इशारा है भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसके बाद बांग्लादेश बना, क्योंकि सेम तरीके से बांग्लादेश में एक मानवाधिकार का संकट आया, बहुत बंगाली रिफ्यूजी भारत आने लगे और फिर भारत को एक स्टैंड लेना पड़ा विश्व की सारी शक्तियों के खिलाफ जाके, लगभग कुछ एक शक्तियों को छोड़कर, और उसके बाद बांग्लादेश राष्ट्र का उदय हुआ। तो इस प्रकार के कई उदाहरण दुनिया में रहे हैं, युद्धों का वो कारण बने हैं। लेकिन फिर भी अभी तक पूरी दुनिया में इसको लेकर कोई मतैक्य नहीं है कि इसका सामना कैसे किया जाए। माना जाता है कि इस समय पूरी दुनिया में 26 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़ रिफ्यूजीज़ हैं। तो ये एडिटोरियल अंत में डिमांड करता है कि किसी भी देश का इस पे पाक साफ रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आवश्यकता है कि इसको लेकर ट्रांसनेशनल लेवल पर कई देशों में मिलकर एक साझा सहमति बने, तो ही इस प्रकार की समस्याओं के लिए भविष्य में ये विश्व तैयार रहेगा, इनसे बेहतर तरीके से एंगेज कर पाएगा। इतनी कड़कती सर्दी में उस बॉर्डर पर हज़ारों माइग्रेंट्स को खड़े होने की ज़रूरत आशा है कि फिर नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी की यथास्थिति यही है। इसी के साथ ये एडिटोरियल समाप्त होता है। अगला एडिटोरियल हम बहुत ब्रीफ में जान लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई योजनाओं को क्योंकि जिक्र किया गया है तो हम योजनाओं के बारे में जल्दी जल्दी जान लेंगे। इस एडिटोरियल के पहले पार्ट में बिंदु डालमिया जी, जो कि नीति आयोग के साथ जुड़ी हैं, करुणा क्रंदन थोड़ा बहुत करती हैं कि जो हाल ही में सेंटर ने अभी कुछ रिफॉर्म्स वापस ले लिए फार्म सेक्टर से जुड़े हुए, तो फिर
क्या उससे ये माना जाए कि देश में रिफॉर्म्स हो ही नहीं रहे? हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसमें है कि किस आधार पे ये कह रही हैं कि देश में बहुत रिफॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद से वो फाइनेंशियल सेक्टर से शुरू करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से होते हुए और पैंडेमिक के दौरान तमाम उठाए गए कदमों को रिफॉर्म्स में गिनती हैं और फिर बताती हैं कि ये रिफॉर्म्स भारत के लिए उतने ही महत्वपूर्ण साबित होंगे जितने कि 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स भारत के लिए साबित हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स जो 1991 में आए, बाजार के लिए दरवाजे खोल दिए भारत ने। और उसके बाद माना जाता है कि रिकॉर्ड स्तर पर भारत से गरीबों की संख्या में कमी आई। उदारीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई उससे देश को फायदा हुआ, ऐसा माना जाता है। तो खैर, ये एडिटोरियल का पहला पार्ट हमारे लिए बहुत काम का नहीं है, हम छोड़ देते हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं एडिटोरियल अखबार से लेकर, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर, लेकिन हम उन बिंदुओं की चर्चा कर लेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये सारा पार्ट जीएस पेपर 3, जिन स्कीम्स की हम चर्चा करेंगे, जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो पूछती हैं इस एडिटोरियल में कि इन रिफॉर्म्स को देखकर अंदाजा लगाइए कि सरकार का रिफॉर्म के प्रति कितना स्पष्ट रवैया रहा है। तो हम जानेंगे, अगर कोई सवाल आता है, हमसे पूछा जाता है, हमसे कोई जानना चाहता है कि इस समय भारत सरकार की क्या नीतियां है, तो हम बताएंगे कि ये सब रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके लिए ये फायदेमंद है। किसी भी बारे में चर्चा डिटेल में नहीं है, जब भी इनमें से अलग अलग बात पर एक अलग अलग एडिटोरियल हो सकता है, जब भी वो आएगा हम उसकी चर्चा करेंगे। आज एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लेते हैं। पहले वो क्या कहती हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म आए। पहला रिफॉर्म कौन सा, किस क्षेत्र में करने की जरूरत थी? बैंक में बहुत सारा एनपीए जमा हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है? यानी 90 दिन तक जिस चीज पर ब्याज नहीं चुकाया गया है, जिस प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो बैंक उसको एनपीए में डाल देता है। यानी कोशिश तो करता रहेगा उसको वसूलने की, लेकिन अभी के लिए मान लिया कि एक प्रकार से उस पर ब्याज आ नहीं रहा, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया है बैंक के लिए। बैंकों की क्योंकि खाते में बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट जमा हो गए, तो सरकार ने इसको सुधारने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आई सरकार। 2016 में ये लागू हुआ। तब से लेकर आज तक 2.5 ट्रिलियन रुपीस उस एनपीए के खाते से वापस लिया जा चुका है, जो कि 36% है उसका जो पूरा पैसा एनपीए में फंसा हुआ था। 36% हो सकता है आपको लगे कि 1/3 ही पैसा वापस आया, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उसमें से, जिसमें से कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ से 1/3 से थोड़ा ज़्यादा पैसा सरकार वापस ले पाई, एक कोड को लागू करके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लागू करके, कि किसी भी कंपनियों को कैसे लिक्विडेट किया जाए और फिर जितना पैसा उससे हो सकता है वो बैंक वापस ले सकें। उसके अलावा क्या आया? डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, एक खास प्रकार के ट्राइब्यूनल थे जिनकी रचना 1993 में की गई थी, उन ट्राइब्यूनल्स को भी मजबूत किया गया। इसके अलावा पीएलआई स्कीम आई। हम पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की चर्चा पिछले एडिटोरियल्स में भी कर चुके हैं। ध्यान क्या रखना है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश माना गया है। 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम है, यानी उनको कहा गया है कंपनीज को, चाहे भारत की कंपनीज हो चाहे विदेशी कंपनीज हो, भारत में अगर वो प्रोडक्शन करेंगी तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ फायदे मिलेंगे। यही है पीएलआई स्कीम, तो ये भी एक सुधार था। इसके अलावा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एशिया का हाल ही में जेवर में सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। और क्या हुआ? एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन जो दशकों से अटका हुआ था, उस पर काम होना शुरू हुआ। और बीपीसीएल और बीईएमएल, भारत पेट्रोलियम और भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, बड़े कंपनी हैं, भारत की पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं। ये ऑयल के क्षेत्र में है, बीईएमएल डिफेंस के क्षेत्र में है, इनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाना है। इसके अलावा एलआईसी का भी बीपीओ आने वाला है, यानी मार्केट में इसके शेयर जारी होंगे। तो इन सब तरीकों से एक प्रकार से रिफॉर्म की प्रक्रिया, आर्थिक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी है, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है। और क्या कहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्रांतिकारी क्यों कह रहे हैं ये एडिटोरियल उसे? क्योंकि ये 1.5 ट्रिलियन, लगभग 111 लाख करोड़ की परियोजना है 5 सालों के अंदर, जिसके तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी काम किया जाएगा, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा। ग्रीनफील्ड यानी बिल्कुल नए स्तर पे भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू होंगे, ब्राउनफील्ड यानी कुछ उन पे काम हो चुका है, आगे का काम होगा, तो ये दोनों चीजें होंगी। एक और खास बात इस प्रोजेक्ट में क्या है कि नए तरीकों से फाइनेंस जुटाया जाएगा। नए तरीके क्या होंगे? एसेट की रिसाइकलिंग होगी, उनका मोनेटाइजेशन होगा। बहुत सारी जमीन जो यूं ही पड़ी हुई है, रेलवे के पास बहुत सारी जमीन है, पटरियों के बगल में पड़ी है, स्टेशन के बगल में खाली पड़ी है, उनका इस्तेमाल होगा, उनको एसेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
और एक खास डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बनाने की भी बात हुई है। इसकी क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि बैंक कई बार नहीं जानते इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में कॉम्प्लेक्स तरीका है, वो आम बिजनेस की तरह नहीं है कि इसको शुरू किया फिर इसमें प्रॉफिट होने लगेगा। तो उस कॉम्प्लेक्स तरीके को समझने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, तो सरकार ने उस पर भी काम किया है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पर भी काम किया है। तो इससे पता चलता है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर कितना ध्यान दिया है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल है रोजगार पैदा करने का भी। और एक बार इस पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्चा करती है तो कई दूसरे क्षेत्रों में स्वयं मनी बहने लगता है, वो क्षेत्र खुद पनपने लगते हैं। यानी वो बैकवर्ड लिंकेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करके, कैपिटल खर्चा करके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके होती है। तो इन बातों पर भी ये एडिटोरियल इशारा करता है। आखिरी इशारा किस ओर करता है कि दो नए क्षेत्र उभर रहे हैं। कौन से दो नए क्षेत्र उभर रहे हैं? डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी क्या हुआ? इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप है, तमाम पेमेंट बैंक्स हैं, इस तरह के क्षेत्र उभर रहे हैं। सरकारों ने उस पर भी निवेश किया है, उसके लिए आसान नीतियां बनाई हैं। और ग्रीन इकोनॉमी के लिए भी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आ रही है। फेम 2 की चर्चा हमने कल के एडिटोरियल में की थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए इस तरह की स्कीम्स लेके आ रही है। भारत में PLI स्कीम्स जिसकी हमने चर्चा की अभी, कई प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इस सेक्टर के लिए, ग्रीन सेक्टर के लिए चालू की गई हैं। प्रधानमंत्री ग्लासगो की COP26 की मीटिंग में बोल कर आए हैं कि हमें कई एम अचीव करने हैं। तो सरकार इस ओर भी बहुत ध्यान दे रही है, सुधार करने की कोशिश कर रही है। अंत की ओर बढ़ते हुए एडिटोरियल क्या कहता है कि इन सब सुधारों का असर दिखने लगा है कि कोरोना एपिडेमिक लगभग जब अब बैकफुट पे माना जा रहा है, और ईश्वर करे कि बैकफुट पर ही वो रहे, तब वापस हर क्षेत्र से डिमांड आने लगी है। कॉर्पोरेट्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया है, पूंजीगत निवेश करना शुरू कर दिया है। और इसका उदाहरण इस चीज़ में भी मिलता है कि इन सुधारों का एक फ़ायदा जो हुआ है, कई स्टार्टअप देश में उदय हुए हैं और एक साल के अंदर 36 यूनिकॉर्न्स का उदय हुआ है। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिनका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। 36 यूनिकॉर्न एक साल में ही उदय होते देखा है। तो फिर ये बताता है कि सुधार सही राह पर है, कई नए मार्केट प्लेयर्स उभर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने और क्या नीतियां और क्या सुधार अपनाए हैं कि लो इंटरेस्ट रेट रखे गए हैं। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी आप अक्सर सुनते होंगे। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जिसके तहत इंटरेस्ट रेट RBI द्वारा बहुत कम रखे जाते हैं ताकि सस्ते लेवल पर वो मिल सके, ब्याज मिल सके इंडस्ट्रीज को अगर उनको बिजनेस शुरू करना है। इसका बुरा प्रभाव ये होता है कि कई बार मार्केट में बहुत अधिक पूंजी आ जाती है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने लगती है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इसको एक सुधार ही माना जाएगा, क्योंकि अभी जोर देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिमांड और इन्वेस्टमेंट की साइकिल चलती रहे, जिसको वर्चुअस साइकिल कहते हैं, अच्छी साइकिल मानी जाती है। सरकार उस पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा सरकार कई नीतियां लेकर आई है कि कम से कम अप्रूवल लेने पड़े, एक जगह से अप्रूवल मिल सके। अगर किसी को कोई बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करना है, त्वरित रूप से सिंगल विंडो, एक ही खिड़की से उनका काम हो सके। ये तो मुहावरेदार भाषा हो गई। कहने का मतलब है कि मल्टीपल ऑफिसेज में जाकर मल्टीपल लाइसेंस ना लेने पड़े कंपनियों को अगर उनको काम करना है। तो इस प्रकार के भी सुधार किए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री ने गति शक्ति लॉन्च किया। बेसिकली सारे मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन हो अलग अलग प्रोग्राम्स को लेके। ऐसा नहीं, उदाहरण के तौर पे ऐसा ना हो कि पहले सड़क बन गई और फिर उनको याद आए कि सड़क खोदकर अभी तो पानी का पाइप भी बिछाना है। यानी इस तरह का कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य हो सके कि विकास जो है उसका पहिया कभी थमे नहीं, कभी उल्टी दिशा में ना बढ़े। तो इन सब सुधारों की बात करके ये एडिटोरियल क्लेम करता है कि 2014 से लेकर अभी तक और 2024 तक देश में कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए हैं और होते रहेंगे। तो इतनी ही इसकी सार्थकता थी। हमने कई स्कीम्स की चर्चा की, उनको आप एक पेज पे रख सकते हैं, उनको कई जगहों पे रिपीट करना आपको बताएगा कि आपको उनके बारे में जानकारी भी है और उनकी क्या महत्ता है, इसके बारे में इससे भी थोड़ा अंदाज़ा लगा। भविष्य में भी इसके बारे में जब एडिटोरियल आया करेंगे डिटेल में तो हम उसकी चर्चा करेंगे। और कोई एडिटोरियल्स अखबार में बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हमने 2 ही एडिटोरियल्स की चर्चा की। मिलते हैं आपसे एडिटोरियल एनालिसिस की अगली कड़ी में।